जी नाज़रीन, फैसल में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज बड़ी खूबसूरत शख्सियत के साथ मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं इनके साथ काफ़ी दिनों से रब्ता कर रहा था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मंडी के अंदर जो है पीर निसार शाह साहब का जो घर है ये बड़ा घर है और यहाँ पर बैक वक्त जब 2 फौतगियाँ हुई हैं तो ये मुझे वक्त नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर आज भी ये मुझे वक्त नहीं दे रहे थे। लेकिन मेरी बार बार रिक्वेस्ट के ऊपर बिल आखिर उन्होंने मुझे जो है वो टाइम दिया। किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। साबिक़ चेयरमैन PYO बरतानिया, सदर PYO यूरोप कश्मीर अफेयर जनाब शहजाद काज़मी साहब, मैं सर आपकी मजबूरी को समझता हूँ जिस वजह से आप मुझे वक्त नहीं दे रहे थे। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं चाहता था कि हालात ऐसे हैं कि आपसे बात करूँ। पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर नज़र दौड़ाई जाए, मरकज़ी क़यादत के साथ सर आपका ताल्लुक़ है। आप पहले भी आए, अब भी आए, 2-3 दफ़ा आप जो है वो मरकज़ी क़यादत के साथ मिले भी। लोग सोच रहे हैं कि आपने ये मुलाकातों का सिलसिला इसलिए ज़्यादा किया है कि आप शायद कोटली शहरी हल्का से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या अपनी फैमिली के किसी फ़र्द के लिए पीपल्स पार्टी का टिकट हासिल करना चाहते हैं। लोग सर ऐसा क्यों सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल मनीर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे काफ़ी बार अप्रोच किया। मैं तो आपके लिए तो मेरा 24 घंटे हमारे घर के सबके लिए दरवाजे खुले हैं और आप जो साफ़ी हज़रात हैं, आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा और हमेशा आप मुस्बत रिपोर्टिंग की, जिसकी वजह से हमारे वालिद साहब 1970 में इलेक्शन लड़े थे और 1971 12 अक्टूबर जो अगला महीना आ रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की को सीट दी थी असेंबली में और फिर 75 में दूसरी बार MLA बने। और उसके बाद से अब हमारे अगले महीने अक्टूबर की 12 तारीख को इस घर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक हुए असेंबली सीट दिए हुए 52 ईयर्स हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए टाइम का कोई मसला नहीं। हाँ, जो मुलाकात की बात आपने की कि मेरी लीडरशिप के साथ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से 1 महीने के अंदर 2 बार मुलाकात हुई। उनके बेटे जो हैं अली कासम गिलानी, जो अभी कोऑर्डिनेटर बने हैं सोशल मीडिया जो है उसके लिए पूरे पंजाब के, उनसे मुलाकात हुई। उसके अलावा से सैयद खुर्शीद शाह साहब से मुलाकात हुई और हमारे भाई, बड़े भाई, सीनियर एडवाइज़र कश्मीर अफेयर जरदारी हाउस जनाब चौधरी रियाज साहब से उनकी वालदा के लिए फातिहा खानी की। चौधरी यासीन साहब सदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, उनके वालिद साहब की फातिहा की। उसके बाद चौधरी परवेज़ साहब सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, उनकी वालदा की फातिहा खानी की। यही बात है कि इन मुलाकातों के बाद चर्चा हो रहा है, डिस्कस हो रहे हैं। सर आपको क्या करना चाह रहे हैं? सर क्या करना चाहते हैं या वैसे ही ये मुलाकातें थी? देखें, हम सियासी घर से तल्लक रखते हैं। हमारे घर में 2 फौतगियाँ हुई, मेरे 2 भतीजे, 2 महीने के अंदर उनका इंतकाल हुआ। मेरी जो मुलाकातें हैं वो तो उनसे मेरा ज़ाती भी तल्लक है और सियासी भी तल्लक है। लोग जो समझते हैं वो तो लोगों की अपनी राय है, लेकिन हम एक्टिव हैं पार्टी में। आज से समझे, मेरी उम्र कम है लेकिन 52 साल से हम इस पीपल्स पार्टी में एक्टिव है। चाहे वो मार्शल लॉ दौर था ज़ियाउल हक का, चाहे वो मुशर्रफ का दौर था, तो हम तो एक्टिव थे। शहजाद काज़मी साहब अहम मुलाकातें करके आए हैं क़यादत के साथ, दीगर लोगों के साथ भी आपने मुलाकातें की जिनका तज़किरा आपने यहाँ पर नहीं किया। समझते हैं कि वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में हुकूमत बनाएगी? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हालात नज़र आ रहे हैं, लोग जोक दर जोक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ख़ासकर पंजाब में लोग जोक दर जोक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ये सबको नज़र आ रहा है कि लोग जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और खुर्शीद शाह साहब जोक दर जोक लोग पार्टी की आला जो क़यादत है नंबर 1 और उसके बाद 2nd क़यादत के पास आ रहे हैं और लोग वक्त मांग रहे हैं कि हमें पार्टी में शामिल किया जाए और पीपल्स पार्टी एक बार फिर वापस अपनी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में जाएगी। और इंशाल्लाह इस वक्त मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। इस घर को पीपल्स पार्टी का बानी घर कहा जाता है। सर, आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक है, आज़ाद कश्मीर के ऊपर बात करूँगा। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आपकी पार्टी उसकी सदर जो यासीन साहब के पास है, आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये फैसला दुरुस्त साबित होगा कि रियासत के अंदर पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो जो यासीन साहब के पास है? आप इस फैसले को, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ये फैसला दुरुस्त साबित होगा? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, ये एक नज़रिया है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, जिसका नारा था रोटी कपड़ा और मकान, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी थी तीसरी दुनिया के पिसे हुए तबके के लिए। तो मैं समझता हूँ जो असल जो पार्टी की क़यादत है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं
और आज़ाद कश्मीर की जो पार्टी है वो मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा के पास है, जो कारकुनों का हमेशा ख्याल रखती हैं और कारकुनों को नवाजती हैं। इससे पहले लतीफ़ अकबर साहब हमारे सदर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके बाद अभी चौधरी यासीन साहब आए, कल कोई और आ जाएगा। चौधरी साहब हमारे लिए मोहतरम हैं, हमारे पार्टी के सीनियर हैं, उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, तो उन्हें पार्टी ने कसम हम सारा दिन कवरेज करते हैं, फील्ड के अंदर होते हैं। हमने पीस पार्टी को देखा कि जाले खड़े हो जाते हैं, पीस पार्टी के कारकुन खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। ये यकीनन आपकी लीडरशिप ने आपकी तरबियत की है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ बोलने वाले को खामोश करवा दिया जाता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर पीस पार्टी का जो कल्चर है वो बदल रहा है सर। क्या पीर सैयद निसार हुसैन शाह साहब के बेटे फरद काज़मी और शहजाद काज़मी खामोश हैं? क्या आपको लगता है कि हम खामोश हैं? क्या हम नहीं खड़े हैं साहब? अपना सीना तान के हम खड़े हैं और इंशाल्लाह हम खड़े रहेंगे। और जिन कुव्वतों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ों को खोखला करने की कोशिश है, वो बेनकाब हुए हैं और इंशाल्लाह होंगे भी। कोई ऐसी बात नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं। हमारे घर में अगर कोई ऐसे लोग आ गए हैं तो वो उनकी जब इंशाल्लाह ताला उनका एहतसाब होगा और लीडरशिप उनको पूछे। 3 दिन मुसलसल आप रहमान पुल के ऊपर मौजूद थे, कासिम मजीद साहब के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। एक ट्रक ने पूरी रियासत के निज़ाम को सर बेनकाब कर दिया। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? देखें, इस पे तनकीद बराए एक इस्लाह और तनकीद बराए तनकीद है ना, तो मैं समझता हूँ कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, वो अच्छी बात है बजाय तनकीद बराए तनकीद की। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर मेरे से या मेरे किसी अजीज़ व कारब से कोई हादसा हो जाता है तो मैं बड़े से बड़ा, तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि पर्चा कटने के बजाय दरख्वास्त भी ना हो, हम मसले को ऐसे ही रफा दफा कर दें। हम खुद हर इंसान, हमारा माशरे का जो ये माशरा है उसमें चाहते हैं हर बंदा माफिया बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे कानून की इज्जत करनी चाहिए, मुझे इसके मुल्क के आइन को फॉलो करना चाहिए और उसके मुताबिक अपने आप को रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो वाक़या हुआ, ऐसे वाक़े बरतानिया में भी होते हैं, टाइम लग जाता है। कुछ दिनों पहले एक वाक़या लिफ्ट का भी हुआ था, पाक आर्मी ने उसमें अपना पूरा किरदार अदा किया था। देखें, हम यहाँ बैठे हैं, आज मुझे बताएं कि जो सूरत हाल चल रही है, लोग हम लोग सोए हुए हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होगी है ना हमारी जो एक, ये गाली नहीं है, एक लफ्ज़ है कि हड हराम, हड्डियों में हराम घुस गया। हमारे अवाम के अंदर वो सूरत हाल नहीं है और बेसिकली हमारे पास लीडर ही नहीं है। हमारे पास कड़पेंच हैं जिनको हम एक कॉल करते हैं और उनके एक फ़ोन कॉल पे हमारी सारी इंतज़ामिया जो सिफारिश पे लगे होते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, वो उनकी बात सुनते हैं, चाहे जितना बड़ा मामला हो। एक सिपाही इंग्लैंड में अगर वजीर आजम गाड़ी चला रहा है तो उसके पीछे अगर एक कांस्टेबल की गाड़ी आ जाती है तो वो अपने मीटर की तरफ देखता है गाड़ी के कि मैं ओवर स्पीड तो नहीं हूँ। अगर मैं ओवर स्पीड हूँ तो हो सकता है कि मुझे कन्विक्शन हो जाए और मैं इस वजह से असेंबली से बाहर हो जाए, वज़ारत-उज़्मा खो दूँ। और यहाँ पर यह सूरत हाल है हमारे यहाँ कि हमारा लीडर वही है जो SP और DC को दबाएगा। जबरदस्त। शहजाद काज़मी साहब, मेरे ज़राए कहते हैं कि आप फैसला कर चुके हैं और फैसला ये है कि आप आइंदा इलेक्शन में शहरी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, लीडरशिप को पता है कि ये लास्ट भी 2021 में जब टिकट की बात हुई थी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि आप 49 में से 47 टिकट दे चुके हैं, ये 2 टिकट, एक हमारा और एक सरदार आबद हुसैन आबद का, 2 टिकट मैं दे रहा हूँ, तो इस पे क्यों सबको एतराज़ है? तो टिकट तो हमें दे दिया था, बिलावल भुट्टो साहब ने डन किया था। चो यासीन साहब को भी पता है, यहाँ पे चो यासीन साहब मेरे घर के बाहर एतराफ़ करके गए थे कि खुर्शीद शाह साहब से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी और सारी बात उस दौरान ये हुआ था कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने मुझे बुलाया था जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ था चो यासीन साहब का। सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं उनके साथ था उनके घर। उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा, काज़मी साहब, मतलूब इनकलाबी साहब की मौजूदगी में एक कमिटमेंट हुई थी चो यासीन साहब की अदी फरियाल के साथ कि शहरी हलकों में क्यों हम इलेक्शन हार जाते हैं, मीरपुर शहर में हार जाते हैं, मतलब तमाम सिटीज़ में। तो मतलूब साहब ने कहा था कि वहाँ पे जो है ना इलेक्शन या मैं जीत सकता हूँ या चौधरी यासीन साहब जीत सकते हैं। तो जिस पर मतलब उन्होंने कहा कि मतलूब साहब आप लड़ें, उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा। तो फिर उन्होंने यासीन साहब से बात की और गिलानी साहब का ये कहना था कि बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि काज़मी साहब जब ये बात हुई तो अद्दी कह रही हैं कि मैंने बिलावल साहब से पूछ के जो यासीन साहब को कमिटमेंट दी थी, तो अभी जरदारी साहब ये कह रहे हैं बिलावल साहब को कि ये जो कमिटमेंट हुई थी ये मेरी बहन की ज़ुबान का मामला है। तो हम आपको कश्मीर कौंसल की सीट देंगे
आप अगर इस टिकट से दस्तबरदार होते हैं, हम खुर्शीद शाह साहब को किसी कीमत नाराज नहीं करना चाहते, उनके जाती इस पे इंटरेस्ट है गिलानी साहब आपके अलावा, ये वर्डिंग है, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो उस पे मैंने गिलानी साहब को कहा कि अगर हम, यूसुफ रजा गिलानी साहब मुझे कह रहे हैं कि आप टिकट से दस्तबरदार हूँ, तो अगर मैं कश्मीर कौंसिल की सीट पे सौदा मार के हूँ तो फिर साईं मैं फिर आपकी बात नहीं सुन रहा, मैं तो सौदेबाजी कर रहा हूँ। तो मैंने सौदेबाजी नहीं करनी, हम अनकंडीशनल पीछे होंगे इस फैसले से टिकट के, आप टिकट दे दें चोई साहब को। फिर उसके बाद आपने देखा कि हम चोई साहब की कैंपेन चलाई, यहाँ पे हम चोई साहब को 8 बजे आना था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई कि वो फिर बाईपास पे सोए रहे, रात को 2 बजे आए उनकी, क्योंकि उन्होंने दवाइयाँ खाई। फिर वो यहाँ लोग रात को 2 बजे तक, 1 मिनट, 2 बजे तक बैठे रहे। फिर उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो 382 वोट उनको हमारे स्टेशन से मिले, और उसमें बहुत लोगों ने दावा किया कि हमने वोट दिलाए, हमने दिलाए। वो 382 वोट जो चोई यासीन साहब को यहाँ मंडी से मिले, उसमें से 189 की लीड पे वो जीते। और जो लोग उनको बार बार ये कह रहे थे, जो गैर सियासी लोग हैं, जो आज भी बड़े दावे करते हैं, सॉरी, वो 1 मिनट, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने, वो खुद आए और आपने देखा कि उनके साथ यहाँ के लोगों ने क्या किया, और वो आज कहाँ घूम रहे हैं, ऐसे ही जिस तरह लावारस होता है ऐसे सियासत में वो घूम रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, यहाँ पे इसका पौधा मेरे वाले साहब ने लगाया था, और लोगों को पता है कि ये घर बड़ा पीर निसार शाह साहब का घर है, हम कुछ भी नहीं है हम, लेकिन हम अपने वाले साहब का वो जो एक सिलसिला है उसको लेकर आगे चल रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बुनियाद हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हम चलेंगे। ओहदे, इलेक्शन, ये सब चीजें बात की बातें वो पार्टी की क़यादत ने फैसला करना है, पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला करना है। फिर सब बेसिक सियासी कारकुन है आप, ग्रास रूट लेवल से आपने सियासत की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, उसके बाद यूथ के अंदर, अभी भी आप यूथ के अंदर काम कर रहे हैं, पूरे यूरोप का ओहदा आपके पास है। हमारे पाकिस्तान के अंदर और कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि बरादरीज़म और इलाकाई तासब ने हमारे सियासी निज़ाम को सर गलीज कर दिया है, गंदा कर दिया है, ऐसा क्यों है सर? देखिए, पहली बात जिसको आप बरादरीज़म कहते हैं, इसमें हमें एक बात को क्लियर करना चाहिए कि बरादरी में से अगर अच्छा आदमी है तो सारी बरादरी को उसके पीछे चलना चाहिए। हाँ, ये देखना चाहिए कि इंसान कौन सा है, इसका अपना किरदार क्या है, क्या ये कोई लैंड माफिया है, क्या ये लोगों का नाजायज़ हक खाता है। हमें ये चीज़ देखने की बात है कि चोर है, चक्का है, क्या है। अगर कोई अच्छा इंसान है, अगर वो किसी कबीले से आगे आ रहा है, तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में कहा कि हमने इंसानों को कबाइल में पैदा किया, मुख्तलिफ कबीलों में पैदा किया, इसमें कोई बात नहीं। हाँ, इलाकाई तसब की जहाँ तक बात है, बहुत सारा तसब होता है। हमें याद है कि यहाँ कोटली सिटी से मेरे वालिद साहब ने 85 में मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कहने पर सिटिंग MLA थे, इलेक्शन नहीं लड़ा था, बाकी सब लोगों ने लड़ा था। तो उसके बाद ऐसा हमारा खला आया कि आज तक हमारा जब भी टाइम आता है तो चलो अल्लाह की तरफ से होता है निज़ाम। लेकिन कहने का मकसद है वो वालिद साहब का वो थोड़ी सी किनारा कशी और लेफ्ट राइट से लोगों को, और ख़ास कर कारोबारी लोगों का जो सौदेबाजियाँ करते हैं, जिनकी हर बात में सौदा होता है, जो हर बात पे कारोबार करते हैं। क्योंकि मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा था कि किसी भी मुल्क की जो बागडोर है वो किसी सियासी इंसान के हाथ में होनी चाहिए, कारोबारी के नहीं होनी चाहिए। कारोबारी पैसे की जमा तफरीक करेगा और जो सियासी होगा वो अवाम की जमा तफरीक करेगा। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि तुम हाथ ना लाओ कारी जी प्लीज़। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा था, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप देख लें, जब से वालिद साहब मेरे जो थे वो मलेशिया के कपड़े, प्लास्टिक के शूज़ पहन के असेंबली जाते थे, तो वो आखिर दम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। तो जो कारोबारी लोग आए उनके इर्द गिर्द आप लोग देख लें कौन है, आप सारी तरफ देख लें, हमारी जमात में नहीं सब जमातों में देख लें। आप बरादरान की बात करते हैं, अपने वालिद मोहतरम के बाद आप लोगों ने पीपल्स पार्टी से क्या फ़ायदा उठाया? हमने ऐसे सियासी कारकुनान भी देखे जो सियासत में आए और ज़मीन से आसमान पर चले गए, ज़ीरो से हीरो हो गए। आपने क्या सर फ़ायदे उठाए? देखें, सियासी फ़ायदा ये है कि आज भी पीपल्स सेक्टर 1971 से खुला हुआ है, लोगों के काम बेलोस कर रहा है। हम नज़रिए के साथी हैं और नज़रिए पे कायम है। ये लोग चले भी जाएंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग पार्टी में बड़े ओहदों पे मौजूद हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारे पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऑप्शन है, अगर उनसे वजारत ली गई तो। यहाँ ये अखबारों की सुर्खियाँ हैं। ब्लैकमेलिंग सर। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने एज ए वज़ीर आज़म
सिंध की हुकूमत को बाईपास करते हुए बिलावल भुट्टो, जरदारी, आसफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा को बाईपास करते हुए थर के लिए मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के सबसे बड़े दुश्मन अरबाब रहीम को 6 करोड़ का चेक दिया कि पीपल्स पार्टी थर के लिए कुछ नहीं कर रही और उन्होंने यहाँ कश्मीर से दिया नवाज शरीफ से अपने तल्लक बढ़ाने के लिए। ये चीज़ें हुई हैं, ये लोग चले जाएंगे, वक्त आप देखिएगा, ये लोग हमें नहीं मिलेंगे आप। बड़ा अहम सवाल, बड़ा अहम सवाल कि इतना कुछ हुआ, टिकट आया हाथ में चला गया, वो पूरी डिटेल भी आपने बता दी, 2011 में एडजस्ट होते होते नहीं हुई, इतना कुछ हुआ आपके साथ, एक लम्हे के लिए आपने सोचा कि आपने पार्टी को अलविदा कहना है? क्यों सो हमने उस नज़रिए के साथी हैं जो नज़रिया शहीदों की, जिस नज़रिए के लोगों ने अपनी जान दी। मेरे लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जान दी, मीर शाहनवाज ने दी, मीर मुर्तज़ा ने दी, और मेरी लीडर जिनके साथ मैंने काम किया, मैं सेक्रेटरी जनरल यूथ था, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जान दी। उस पार्टी को, नज़रिए को, और जिनके बच्चे कराची से निकलते हैं, आसफा बीबी और बिलावल भुट्टो अपनी जान हथेली पे लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करते हैं, गोली तो किसी को नहीं दिखती और साजिशी पूरी दुनिया मौजूद है, वो दलेरी से सीना तान के आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं? हमें ना ओहदे चाहिए, ना हमें टिकट चाहिए, हमने उस नज़रिए को ज़िंदा रखा हुआ है और यहाँ कोटली में हम खिदमत कर रहे हैं। आप साफियों से ज़्यादा किसको पता है कि यहाँ लोगों के काम जितने भी होते हैं वो कौन करता है, आवाम में कौन है? फिर सब ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा जाते जाते क्या पैगाम देंगे अपने हल्के के लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को और अहलियान कोटली को? मैं एक वाक़या है बिलावल भुट्टो साहब का वो शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बरतानिया में जब मिलियन मार्च हुआ था, उस दिन सुबह जाने से पहले बिलावल साहब रहमान मलिक साहब के घर में बैठे हुए थे। तो जहांगीर बदर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, चौधरी मजीद साहब उस वक्त वज़ीर आज़म से, मतलूब इनकलाबी साहब थे, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे रहमान मलिक साहब के घर। तो बिलावल साहब फर्स्ट फ्लोर पे भी सिटिंग रूम है, वहाँ बैठे हुए थे, कासिम गिलानी साहब थे उनके साथ, वो स्पीच लिख रहे थे उस दिन की। तो मुझे कहा कासिम गिलानी साहब ने कि चेयरमैन साहब पूछ रहे हैं, काजमी साहब, सारे बाकी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि काजमी साहब आप बताएं कि कश्मीर का नारा क्या है। तो मैंने उन्हें कहा जी कश्मीर का नारा तो है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन एक भुट्टो साहब का नारा है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने एक नारा लगाया था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है नारा, जो मेन नारा है वो ये है कि हमारा नारा सब पे बारी, राय शुमारी, राय शुमारी। तो मैं कहा इसका जो मफहूम है वो ये है कि भुट्टो साहब ने कहा था कि कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिया जाए, वो खुद अपना फैसला करें, वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, खुद मुख्तार रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। ये बात मैंने इसलिए की कि आज जो सूरत-हाल चल रही है कश्मीर के अंदर, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तान को, ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम कुव्वतों को कि भुट्टो साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया है वो ये है कि कश्मीरियों को हक़ खुद अरादियत दिया जाए, ना कि कश्मीरियों को ज़बरदस्ती थोपा जाए, उन पर ज़बरदस्ती थोपी जाए। हम समझते हैं कि कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और वो जाना भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन सी कुव्वतें मुतहर्रिक हैं जो आज हमारी नई नस्ल के अंदर एक ऐसा बीज बो रही हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर कि वो उसको उस तरफ लेके जा रही है। मुझे याद है जब मुमताज़ राठौर साहब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने मंगला की रॉयल्टी की बात की थी जब उनको हुकूमत मिली थी 1990 में, और हमें पता चला था कि मंगला डैम की रॉयल्टी कश्मीर को नहीं मिल रही। देखें, आप हकदार को उसका हक देंगे, आप किसी की बेटी अपने घर में लेके आते हैं तो उसको उसका हक देंगे तो वो आपकी बेटी तब बनेगी, वो काम करने वाली बाई नहीं आप घर में लेके आते हैं। इसी तरह कश्मीर की जो सूरत हाल है, कश्मीर पाकिस्तान के लिए हमें कोई एतराज़, मैं लास्ट स्पीच में भी कहा था कि हमें कोई एतराज़ नहीं, मंगला डैम लें। चौधरी मजीद साहब ने भी आज वज़ीर आज़म कहा था कि मैं पाकिस्तान को रोशन देखना चाहता हूँ, मुझे याद है उस वक्त हमसे नीलम जेलम ले लें, हमसे ये गुलपर ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम हमें भी हमारे थोड़े से हकूक दिए जाएं ताकि हमारी नस्ल को पता चले कि ये जो पाकिस्तान के जवान बॉर्डरों पे खड़े हैं हमारे लिए खड़े हैं तो हम कायम हैं, पाकिस्तान है तो हम कायम हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इस पर हमारे थिंक टैंकों को सोचना चाहिए जो हमारे एजेंसी के लोग हैं या जो पीछे बैठे हैं कि आखिर ये कौन सी वो साजिश हो रही है जिसके तहत लोगों के दिलों में एक ऐसा, ये कभी नहीं आया। हम खुद मुख्तारी वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, कोई मसला नहीं, खुद मुख्तारी के जो नारा लगा रहे हैं। लोगों के लिए मैंने पैगाम इसलिए मांगा था कि आपकी सरगर्मियां सर सोशल मीडिया के ऊपर आपके हल्के के लोग देखते हैं, आपका ताल्लुक कोटली शहर से है, शहर के लोग देखते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगले इलेक्शन में शहजाद काज़मी साहब जो है वो मैदान में होंगे या नहीं। ये आपके हल्के के लोग आपकी सरगर्मियां देखकर सर
जानना चाहते हैं। मैंने 2021 में जो दरख्वास्त दी थी, मैंने कोटली सिटी से और चड़ोई से दरख्वास्त दी थी। ठीक है। तो मुझे नैयर बुखारी साहब ने पूछा था कि काजमी साहब आप यूके से बैठ के इंटरव्यू दे सकते थे जूम पे, आप क्यों आए स्पेशली, उस वक्त कोविड का टाइम था। तो मैंने उन्हें कहा था, मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बेटा जिस तरह मैंने सियासत की है, मुझे नहीं लगता कि आपको जो लोग अभी लीडरशिप के इर्द गिर्द हैं ये आपको कुछ लेने देंगे। ये मैंने वहाँ इंटरव्यू में कहा था पार्टी के कि लेने देंगे, अगर दे दिया कुछ तो वो नोटिफिकेशन मेरे पास ले आना, लेकिन अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी कब्र पे ले आना वो नोटिफिकेशन। हम इस उम्मीद के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था इनके दरबार में जाना और दरखास्त देना हो। इंशाअल्लाह ताला मैं अगली बार भी पार्टी की लीडरशिप को दरखास्त दूंगा, लेकिन ये आप भी बता देता हूं, जो पार्टी फैसला करेगी उसको सारा आंखों पे लूंगा, कोई मसला नहीं, पार्टी जिसको भी टिकट दे जो भी। लेकिन हम उम्मीदवार फरद काजमी भी होंगे, दरखास्त देंगे, मैं भी दूंगा, और जो लोग देते हैं उनका हक हर पार्टी की मेहनत। बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए भी आपका मशकूर हूँ कि जिन हालात में आपने मुझे टाइम दिया, यहाँ लोग फातिहा खानी के लिए आते हैं, यहाँ पर मेहमानदारी है बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद शहजाद काज़मी साहब ने मुझे टाइम दिया और खुलकर बातें की। बिलखुसूस 2021 का उन्होंने तज़किरा किया, चर्चा किया। बहुत दफ़ा हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या 2021 का टिकट वाकई इनको मिल गया था। आज उन्होंने इसके ऊपर भी डिटेल से बात की। नाज़रीन, शहजाद काज़मी साहब की तमाम तर गुफ्तगू हमने आपके सामने रखी और बराह रास्त बात करने का मकसद यही था कि सीधी सीधी साफ साफ बातें आपके सामने रखी जाएँ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका मेज़बान फैसल में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।